बच्चों आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो दे रखा है 0.3:1 और आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने इक्विपमेंट जो हैं जो कि 10 लाख के हैं उनको 9 लाख का बेचा है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा करने से ये रेशियो बढ़ेगा या कम होगा और क्यों। तो बच्चों डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो जो फॉर्मूला होता है इस रेशियो का वो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका शेयर होल्डर फंड भी आते हैं और साथ के साथ आपका नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती है। इक्विपमेंट बेचने से आपकी एक नॉन करंट एसेट कम हो जाएगी और कैश बढ़ जाएगा यानी करंट एसेट बढ़ जाएगी। लेकिन जो उस पर नुकसान हुआ है, क्योंकि नॉन करंट एसेट आपकी 10 लाख की कम हुई है और करंट एसेट केवल 9 लाख की बढ़ी है, तो आपको जो नुकसान हुआ है लॉस वो हुआ है ₹1 लाख का। और ये 1 लाख का लॉस आपके शेयर होल्डर फंड को कम कर देगा, यानी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कम कर देगा। नॉन करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर देगा बिकॉज ऑफ फॉल इन द शेयर होल्डर फंड ड्यू टू लॉस। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डेट टू इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बढ़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गई, डेट उतना का उतना ही है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? वही अगर आप गुड्स खरीद रहे हो क्रेडिट पे 1 लाख के और टाइम पीरियड आप दे रहे हो रिटर्न करने का 15 महीने उनका पैसा क्रेडिटर्स का, और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 18 मंथ्स की है, तो भी ये जो आपके क्रेडिटर हुए वो आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर ही कहलाएंगे, है ना बच्चों। गुड्स आपका करंट एसेट है, क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटी है, तो ऐसा करने से आपका करंट एसेट भी बढ़ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। मगर आपके डेट पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी जाती है, करंट लायबिलिटी नहीं। और ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क पड़ेगा आपसे, क्योंकि उसके अंदर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। तो इसका मतलब इसकी वजह से हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? हो गई बात क्लियर? आपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और 2 लाख रुपए के वो डिबेंचर थे जिन्हें शेयर में कन्वर्ट किया गया। तो बच्चों डिबेंचर जब शेयर्स में कन्वर्ट हुए होंगे, तो जिस साल वो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हुए होंगे उस साल वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। उस टाइम वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं शॉर्ट टर्म बोरिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके नॉन करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर आपका शेयर्स तो बढ़ गए, यानी शेयर होल्डर फंड तो बढ़ गया, और जब शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा, और जब सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा और डेट नहीं बढ़ेंगे तो रेशियो कम हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया, डेट सेम का सेम रहा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर आप लोगों को। 50,000 रुपए का टैक्स रिफंड आया है, तो अगर टैक्स आपका रिफंड आ गया 50,000 का, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और शेयर होल्डर फंड पार्ट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगा। डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा और डेट ना बढ़े तो आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। दिस ट्रांजेक्शन विल increase the amount of shareholder fund, as a result increase the amount of capital employed, and when only capital employed is increased and no change in debt, long term debts or non current liabilities, then the debt to capital employed ratio will decrease. Clear बच्चों?